जिंदगी में कभी किसी को छोटा मत समझिए। जिंदगी में कभी किसी को छोटा मत समझिए। शोरूम में लाखों रुपए के कपड़े लटकते रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सोनी सर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने डाटाबेस में सब क्वेरीज एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरी से रिलेटेड टॉपिक कवर किया था काफ़ी डिटेल के अंदर। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड 20 MCQs लेके आ रहे हैं, जिनको वन बाय वन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं सब क्वेरीज एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरी से रिलेटेड जो MCQs है उनको स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने इस लेक्चर को नहीं देखा है या इसके वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले प्लीज़ देख लीजिए। तो काफ़ी डिटेल स्टडी के अंदर उसको बताया गया है, तो आपको काफ़ी अच्छा उसके अंदर बेनिफिट मिल जाएगा इसके कंसेप्ट्स वगैरह के बारे में। और उसके बाद अगर MCQs करते हैं तो काफ़ी ईजिली आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए हम MCQs स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ देखिए। फर्स्ट MCQ क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ सब क्वेरी। हम यहाँ जो MCQ डिस्कस करेंगे, मोस्ट ऑफ मैं ये ट्राई करूँगा तो उसके अंदर वन बाय वन जितने भी ऑप्शन है अपन उनको डिस्कस करें और ये फाइंड आउट करें कि ये रीज़न पॉसिबल है या नहीं है, ताकि आप वहाँ फाइनल आंसर तक बेस्ट वे में या जो बेस्ट फाइनल आंसर है वहाँ तक आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ सब क्वेरी। सब क्वेरी के अंदर आप लोगों को मैंने क्या बताया था? सब क्वेरी क्या चीज़ होती है? सब क्वेरी, इनर क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी लगभग सेम ही है। यानी वन क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी, यानी एक सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर दूसरा सेलेक्ट स्टेटमेंट, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट जो स्टेटमेंट्स है उसके अंदर दूसरा सेलेक्ट स्टेटमेंट। इस प्रकार की जो क्वेरी होती है उसे हम सब क्वेरी कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है। ए कह रहा है कि एक अ क्वेरी दैट मॉडिफाइज द डाटा इन अ टेबल। तो यहाँ पर अपन उसके लिए अपडेट कमांड काम में लेते थे, और उसके अंदर अगर टेबल को खुद को अगर ऑल्टर करना, अगर डाटास को करना है तो अपडेट, अगर टेबल को खुद को करना होता तो ऑल्टर कमांड के थ्रू अपन उसको करते हैं। अ क्वेरी दैट इज नेस्टेड इनसाइड अनदर, ये यहाँ पर अपने को ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, और ऑप्शन भी चेक करेंगे और उसके बाद फाइनली करेंगे कि ये अपना बेस्ट आंसर है या दूसरा है कोई। अ क्वेरी दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल, न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए उसके लिए क्रिएट कमांड काम आएगा, तो उसका इसमें इसका कोई यूज नहीं है। अ क्वेरी दैट जॉइंस टू और मोर टेबल्स, उसके लिए ज्वाइन कमांड ही काम आएगा, वो सब क्वेरी नहीं कहलाता है। इस हिसाब से अपना जो फाइनल बेस्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, फर्स्ट क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग टू टेबल्स। यहाँ पर टू टेबल्स दी गई है, दो टेबल दी गई है, एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट। जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है, आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो थोड़ा क्विकली एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि टेबल का नाम क्या है और दोनों के अंदर कौन सा फील्ड कॉमन है, बाय जिनके थ्रू सब क्वेरी या ज्वाइन कमांड अगर यूज हो रहा है बाय द वे, तो अपन उस फीचर को अप्लाई कर सकें जो कि उसके लिए नेसेसरी कंडीशन होती है ज्वाइन के लिए या सब क्वेरी के लिए। तो इसके अंदर देखिए अपने क्विकली देखते हैं। एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी। डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने को जो डिपार्टमेंट आईडी फील्ड है ये दोनों टेबल के अंदर कॉमन है। यानी सब क्वेरी अप्लाई करता हूँ या ज्वाइन फीचर में अप्लाई करता हूँ, वो आगे पढ़ेंगे अपन क्या क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से इन दोनों को अपन लिंकअप कर सकते हैं। तो आगे क्या कह रहा है यहाँ पे? आगे ये कह रहा है कि विच सब क्वेरी will return the name of the employee who work in the HR department। एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो बात कर रहा है वो सब क्वेरी की बात कर रहा है। यानी आपको ये जो क्वेश्चन है आया है, इसको सॉल्व जब करना हो तो आपके पास में काफी बार ऐसा होगा कि आप इसको दो दो या तीन तीन तरीके से भी कर सकते हैं।
लेकिन डिपेंड ये करता है जब आप उस एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है पूछा एक मेथड जा रहा है, आप उसको दूसरे मेथड का सॉल्यूशन बता रहे हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ सब क्वेरी की बात करें, यानी अपने को आंसर जो देना है सब क्वेरी की फॉर्म में देना है, नॉर्मल क्वेरी की फॉर्म में नहीं देना है, या ज्वाइन की फॉर्म में नहीं देना है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं, चेक करते हैं क्या है। सब क्वेरी दैट विल रिटर्न द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, यानी अपने को नेम ऑफ एम्प्लॉय करना है, फाइंड आउट जो किस में काम करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट। तो डेफिनेटली अपन क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट आ जाएगा आउटर क्वेरी में आ जाएगा, और ये वाला एचआर डिपार्टमेंट का पार्ट आ जाएगा इनर क्वेरी का या सब क्वेरी का। तो अपन ऐसे ए 1 बाय 1 सेलेक्ट देखते हैं इसमें कौन सा बेस्ट बैठ सकता है। अपन ये देखेंगे इनर क्वेरी के अंदर एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी मिल रही है क्या अपने को। ए के अंदर क्या कह रहा है, अपन डायरेक्ट यहाँ पर ये अपनी हो जाएगी आउटर क्वेरी, अपन डायरेक्ट इनर क्वेरी के ऊपर आ जाएंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट नेम एच। हाँ, यहाँ पर जो है अपने को एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू डिपार्टमेंट आईडी कर रहा है फाइंड। डिपार्टमेंट आईडी क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों फील्ड के अंदर ये कॉमन था, जो दोनों टेबल को लिंकअप करने में काम आएगा। डिपार्टमेंट का ये चीज फाइंड आउट कर रहा है। ओके, यहाँ पर ये अप्रोप्रिएट, यानी ये सब क्वेरी जो है अप्रोप्रिएट है। अपने को क्या करना है, आउटर क्वेरी के साथ इसको लिंकअप करेंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी है, तो आउटर क्वेरी के अंदर भी डिपार्टमेंट आईडी है, यानी 1 बाय 1 की क्या हो जाएगी, मैपिंग हो जाएगी, ये भी अप्रोप्रिएट है। और फाइनली अपने को उस एम्प्लॉइज का नेम आ जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन, ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। आगे के ऑप्शन देखते हैं वो करेक्ट है या नहीं है, क्या हो सकते हैं। लेकिन अपन एक ऑप्शन, काफी बार एग्जाम के अंदर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास में एग्जाम में 4 में से 2 आंसर नियर बाय आंसर होते हैं। तो आपको उस समय ये सेलेक्ट करना होता है कि इनमें चारों में से 2 जो बेस्ट, उनमें से बेटर तो हैं, लेकिन उन बेटर में से भी बेस्ट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। या फिर बहुत ऐसे कम क्वेश्चंस होंगे जहां पर दोनों को जो एग्जामिनर जो है वो करेक्ट कंसीडर करता है, अदरवाइज उनमें से बेस्ट ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अपना ए पार्ट जो ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्ट। ये सब क्वेरी है ही नहीं, ये अपना जो सेकंड पार्ट दिया गया है ये सिंपल क्वेरी है। नेक्स्ट, यानी इसके हिसाब से ये तो वैसे भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट सी पे आइए, सेलेक्ट ये नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये टेबल एलियास का यूज कर रहा है। यहां पर जो है ये ज्वाइन कंसेप्ट का यूज कर रहा है, जबकि अपने को अप्लाई क्या करना है, यहां पर अपने को अप्लाई यहां पर करना है सब क्वेरी फीचर। उसके हिसाब से ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाए। ये राइट है या नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं, अपने को इतना टाइम खराब नहीं करना है वहां पर। अपने को तो ये देखना है कि जो चीज पूछी जा रही है वो हो, और दूसरा वो सब क्वेरी के रेस्पेक्ट में हो, यानी ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, डी के अंदर जाते हैं, यहाँ अपने को आउटर सब क्वेरी मिल रही है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये भी सही है। अच्छा, कैलकुलेट, यानी सब क्वेरी पार्ट तो ओके है, कोई इशू नहीं है। ये भी उसी तरीके से, ये वाला जो पार्ट है डी भी जो है ये करेक्ट ही है, वैसे देखा जाए तो कोई इशू नहीं है इसमें। इन ऑपरेटर, अगर आप जब इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो डी वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन चूंकि यहां पर जो है आपका आंसर जो है ये अपना 1 रो ही डिस्प्ले करेगा। रीजन ये 1 रो क्यों डिस्प्ले करेगा, आप यहाँ क्लियर कट देखिए, अपने पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी एचआर, केवल ये सिंगल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, यानी इसके अंदर जो वैल्यू रिटर्न होगी वो सिंगल वैल्यू होगी। जब सिंगल वैल्यू होगी तो उसके लिए इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस टाइप के जो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो काम आएंगे, जबकि इन जो है मल्टी वैल्यूज रिटर्न के लिए काम आएगा। लॉजिकली राइट है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसकी नीड नहीं है, ये एक्स्ट्रा के अंदर दिया गया है, लेकिन लॉजिकली वर्क करेगा। लेकिन दोनों में से अगर बेस्ट देखते हैं, एग्जाम में आपको एक ही आंसर सेलेक्ट करना है, तो डेफिनेटली वी विल गो टू ए आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जब 3 पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी को रेफर करते हुए ही ये क्वेश्चन लिया गया है, अलग से क्वेश्चन नहीं है। अपने को खाली क्वेश्चन को पढ़ना है, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन की जो टेबल्स जो थी या रिलेशंस जो थे उनको अपने को देखना है कि उनको किस तरीके से इसने यूज किया था। तो यहां पर क्या कह रहा है, विच क्वेरी विल रिटर्न द नेम एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, विच क्वेरी, ओके यहां पर देखते हैं, which query will return the name and salary of the employees who earn more than the average salary of। यहां पर एक चीज और है कि यहां पर आपको ये नहीं कहा गया है कि सब क्वेरी के थ्रू करना है या
क्वेरी के थ्रू करना है तो आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अपन देखते हैं कि अपने को बेस्ट वे में कैसे मिल सकता है। वैसे अपन यहाँ पर जो क्वेश्चन को जब ध्यान से देख रहे हैं तो मेरे लिए ये सब क्वेरी से करना ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब क्वेरी के थ्रू ही हो, लेकिन दूसरे किसी मेथड से भी करेक्ट अगर बैठ रहा है तो अपन इसको उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वन बाय वन चेक करते हैं कि कौन सा राइट और रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए, सेलेक्ट नेम, यानी अपने को एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वेयर ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों हो जाएगा? सिंटैक्टिकली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी दिया गया है ये सिंगल रो फंक्शन है और एवरेज जो है ये ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन है और दोनों आपस में कंपेयर नहीं हो सकते, तो सिंटैक्टिकली ये रॉन्ग है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, सेलेक्ट नेम, ये तो ठीक है, इंटरनल अपनी वहां इसमें चले जाते हैं। एवरेज सब क्वेरी के पर्सपेक्टिव से पहले ये एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेगा, करेक्ट है ये। अब ये सैलरी क्या होनी चाहिए? एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन, ये भी करेक्ट है। इसका कंपैरिजन सैलरी से हो रहा है, 1 बाय 1 मैपिंग के हिसाब से सही है, क्योंकि सैलरी का कंपैरिजन सैलरी के साथ ही हो रहा है। एंड देन डिटेल ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगी, यानी ये बी आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, यहां पर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट नेम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय, यहां पर ये क्या कर रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि जो अपने को कैलकुलेशन जो करनी है एम्प्लॉइज की, ऑल एम्प्लॉइज के रेस्पेक्ट में करनी है। यहां पर क्या कर रहा है, जो कैलकुलेशन कर रहा है नेम वाइज कर रहा है, इसका मतलब है ग्रुपिंग कर, यानी ऑल एम्प्लॉइज को कंसीडर नहीं कर रहा है। इस पर्सपेक्टिव से ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वन देखिए, सेलेक्ट नेम, ये यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी क्या कर रहा है, ये मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट कर रहा है। अपने मैक्सिमम सैलरी का तो कोई इशू ही नहीं है, यहाँ अपने को एवरेज सैलरी चाहिए, तो उस पर्सपेक्टिव से ये भी रॉन्ग है। यानी यहाँ पर क्लियर कट अपन देख रहे हैं कि अपना आंसर जो बी जो है ये करेक्ट है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर भी अगेन जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया था उसी को रेफर किया गया, उसी की एम्प्लॉय टेबल को यूज किया गया है। क्या कह रहा है ये, सेलेक्ट द नेम फ्रॉम द एम्प्लॉइज, सेलेक्ट द नेम फ्रॉम द एम्प्लॉइज, कोई इशू नहीं, इसमें आराम से हो जाएगा। वेयर डिपार्टमेंट आईडी जो है, ये अपने को इसमें क्या करना है कि इन जो है अपन बता चुके हैं पहले ही, इन ऑपरेटर जो है इक्वल टू ऑपरेटर की तरह ही काम करता है। इसमें जो मल्टी वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज को 1 बाय 1 ये कंसीडर करता है, कंपेयर करवाता है और उन सबको कंसीडर करते हुए वो फाइनल अपना रिजल्ट जनरेट करेगा। इसका अलावा डिपार्टमेंट आईडी जो है फर्स्ट जो है ये 1 टाइम 101 के साथ कंपेयर होगा कि डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू 101 है या नहीं। अगर ये डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू 101 के साथ मैच हो जाएगी तो ये एम्प्लॉय की जो डिटेल है ये रिट्रीव हो जाएगी। फिर सेकेंड टाइम क्या करेगा, डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू 103 के साथ कंपेयर करेगा। अगर उसके साथ मैच हो गई तो रिट्रीव कर देगा, अगर मैच नहीं हुई तो नहीं करेगा। और उस हिसाब से उन सबका जो फाइनली जो कंपाउंडेड आंसर होगा वो अपने को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो अपने को डिपार्टमेंट की आईडी कौन सा देखना है, 101 और 103, उसमें एम्प्लॉय। अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे एक बार मूव कर लेते हैं। एम्प्लॉइज यहां पर देखिए, डिपार्टमेंट आईडी 101 जो है 101 को ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो दिया गया है, यहां पर नेम ऑफ एम्प्लॉय क्या है, एलाइस। दूसरा 101 में दूसरा कौन सा नेम है, चार्ली। और डिपार्टमेंट नंबर 103 अवेलेबल नहीं है, यानी डिपार्टमेंट नंबर 103 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं होगी क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। तो अपन केवल एलाइस एंड चार्ली इन दोनों को कंबाइन करते हुए उस आंसर को देखेंगे। तो इसके अंदर देखेंगे एलाइस एंड चार्ली, वो कहां पर मिल रहा है अपने को, यहां मिल रहा है, यानी आपका बी आंसर जो होगा ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग अ वेयर एग्जिस्ट क्लोज विथ अ सब क्वेरी। इसको मैंने लेक्चर के अंदर बहुत क्लियर कट बता दिया था। एग्जिस्ट वर्ड जो है एग्जिस्टेंस से आता है, ये एक बुलियन ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू आइदर ट्रू या फॉल्स होती है। केवल ये फाइंड आउट करता है कि जो पर्टिकुलर कॉलम से रिलेटेड वैल्यू है वो एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू कम है या ज्यादा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो अपन चेक करते हैं, देखिए क्या क्या आंसर पॉसिबल है। यहां पर
यहाँ पर कह रहा है टू चेक द इफ द सब क्वेरी रिटर्न एग्जैक्टली वन रो, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो वन रो जनरेट कर रहा है, टू कर रहा है, थ्री कर रहा है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अपने को तो उसकी एग्जिस्टेंस को शो करना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू चेक इफ सब क्वेरी रिटर्न, हाँ ये करेक्ट है कि उसकी वो रो रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो एग्जिस्टेंस से मतलब होता है वो रो जनरेट होनी चाहिए, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं टू कंपेयर अ वैल्यू विद द रिजल्ट ऑफ, कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं, लेस देन ग्रेटर देन वो यहाँ पर इसके अंदर आते नहीं है, एग्जिस्टेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए अलग से ऑपरेटर्स हैं। टू ज्वाइन द टू टेबल विदाउट अ कॉमन कॉलम, तो यहाँ पर जो नॉन इक्यू ज्वाइन का कंसेप्ट यूज होगा, मतलब ज्वाइन से रिलेटेड है, नॉन इक्यू ज्वाइन यूज होगा, लेकिन वो यहाँ पर अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया अपना फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। सिक्स देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्लोजेस कैन अ सब क्वेरी नॉट बी यूज्ड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा एसक्यूएल क्लोज जो है सब क्वेरी के अंदर यूज नहीं करते। जब सब क्वेरी को यूज किया जाता है या किसी इनर क्वेरी को यूज किया जाता है या और भी टाइप की जो अपन कॉम्प्लेक्स और जो ये कोरिलेटेड क्वेरीज वगैरह बताई गई थी, तो इनकी कुछ नेसेसरी कंडीशंस है जिनको अपने को फॉलो करना पड़ता है। तो अब जब भी आप सब क्वेरी लिखते हैं उसके अंदर सेलेक्ट क्लोज ये परमिशेबल है, फ्रॉम क्लोज परमिशेबल है, वेयर क्लोज परमिशेबल है। ये जो ग्रुप बाय क्लोज होता है ये इनर क्वेरी या सब क्वेरी के अंदर परमिशेबल नहीं है, ये केवल आउटर क्वेरी में यूज होगा और आउटर क्वेरी के साथ केवल एक बार आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रुप बाय, ये एप्लीकेबल नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि व्हाट इज अ कोरिलेटेड सब क्वेरी। अब आप यहाँ एग्जाम में जब इसको अटेम्प्ट करते हैं तो हमेशा ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी मैंने बताई गई है, इन सब टर्मिनोलॉजी को आपको ध्यान से समझना है, करना है। इनकी डेफिनेशन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर उनके करेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में। तो कोरिलेटेड क्वेरी में बता चुका हूँ, नहीं ध्यान है तो वापस एक बार सुन लीजिए। यहाँ पर कोरिलेटेड, कोरिलेशन यानी अपन इसको रिलेट कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंटली नहीं है। वैसे तो सब क्वेरी जो होती है अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन यहाँ को रिलेटेड जब सब क्वेरी की बात कर रहे हैं, ये इनर क्वेरी, सब क्वेरी को अपन इनर क्वेरी भी कहते हैं, तो ये इनर क्वेरी जो है आउटर क्वेरी के साथ में रिलेटेड होती है। यानी आउटर क्वेरी का टेबल और उसका जो कॉलम रेफरेंस है वो इनर क्वेरी के अंदर दिया जाता है, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। मैंने आपको कोरिलेटेड क्वेरी का एक और करेक्शन बताया था कि जब भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, बाकी सब क्वेरी से इसका एग्जीक्यूशन डिफरेंट है, क्योंकि इस केस में आउटर क्वेरी से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, फिर उसके टेबल रेफरेंस और कॉलम रेफरेंस जो इनर क्वेरी में यूज होता है उसका कंप्लीटली एग्जीक्यूशन होगा और उसका आउटपुट जो होगा वो आउटर क्वेरी को सेटिस्फाई करेगा एंड देन वी विल गेट एंड वी विल रिट्रीव द फाइनल आंसर। अब यहां देख पढ़ लेते हैं अपन क्या पॉसिबल है। अ सब क्वेरी दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द आउटर क्वेरी, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इनर क्वेरी जो होती है कोरिलेटेड क्वेरी होती है आउटर क्वेरी के साथ में रिलेटेड होती है। अब सब क्वेरी दैट रेफर्स टू अ कॉलम फ्रॉम द आउटर करेक्ट है। अ सब क्वेरी दैट रिटर्न्स मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स, इससे कोई मतलब नहीं है, अपन ये इन ऑपरेटर की बात नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इसमें अप्लाई नहीं होगा। अ सब क्वेरी यूज ओनली इन इंसर्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग है, ये इंसर्ट के साथ ही यूज हो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बी। Now move to the next question, question number 8. इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेरी से रिलेटेड, अगर ये इनकी आपको थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा कंसेप्ट है, तो आप एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम में सक्सीड होने के लिए या टॉप रैंक लाने के लिए उसकी यूएसपी होती है, ये आपको आना चाहिए। इसमें थोड़ा आपकी स्किलनेस जो है वो रिक्वायर्ड है, बहुत इजीली प्रैक्टिस के साथ में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस इसका तरीका देख लीजिए किस तरीके से इसको अटेम्प्ट किया जाता है। सब क्वेरी से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और हमेशा उसमें से इनर क्वेरी से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हुए आउटर क्वेरी की तरफ शिफ्ट कीजिए। यहां पर देखिए अपने पास क्या कहा गया है, ऑर्डर टेबल
ऑर्डर टेबल के अंदर ये कॉलम्स सारे दिए गए, ठीक है। अब आगे देखें, विच क्वेरी यूजेस अ कोरिलेटेड सब क्वेरी। पहले तो एक ध्यान से देखिए, अपने को यहां पर कोरिलेटेड सब क्वेरी को देखना है, ओनली सिंपल सब क्वेरी नहीं होनी चाहिए, कोरिलेटेड। काफी बार जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें मल्टीपल आंसर्स आपको मिलेंगे। ओनली सिंपल क्वेश्चन आपका सब क्वेरी से भी हो सकता है, कोरिलेटेड सब क्वेरी से भी हो सकता है, जॉइन से भी हो सकता है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अपने को जो सब क्वेरी होनी चाहिए वो कोरिलेटेड होनी चाहिए और वो अपने आंसर को सेटिस्फाई करनी चाहिए। टू फाइंड द कस्टमर्स हु हैव प्लेस्ड मोर देन वन ऑर्डर। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले तो कि वो है या नहीं है। सेलेक्ट, यहाँ पर देख लीजिए, पहली बात तो ये है कि ये तो सब क्वेरी है ही नहीं, सब क्वेरी है ही नहीं। तो पहली बात, लेकिन ये क्वेश्चन करेक्ट है, ये अपनी जो क्वेरी पूछी जा रही है उसके आंसर को सेटिस्फाई कर देगा, वहां कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एज ए सिंपल क्वेरी की फॉर्म में करेगा, नॉट एज अ कोरिलेटेड क्वेरी या सब क्वेरी। ये सब क्वेरी ही नहीं है, कोरिलेटेड तो बात की बात है, पहले तो ये सब क्वेरी ही नहीं है, ये नॉर्मल सिंपल क्वेरी है, लेकिन क्वेरी करेक्ट है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर अपन डायरेक्टली यहाँ पर जो है शिफ्ट करते हैं नीचे सब क्वेरी की तरफ। ओके, अपने को कम से कम सब क्वेरी तो मिल ही रही है। इसमें टेबल का रेफरेंस क्या यूज कर रहा है, ऑर्डर। ओके, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ कस्टमर आईडी। ओके, यानी ये टेबल खुद की जो यूज कर रहा है कस्टमर आईडी कर रहा है। अच्छा, और आउटर साइड की जो टेबल है, टेबल एक ही ले रहे हैं ऑर्डर, उसका एलियास यूज कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, ये टेबल जो है आउटर क्वेरी को रेफर कर रही है और कोरिलेटेड की कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। और ग्रेटर देन वन, यानी एक ऑर्डर से वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ओके, वेयर करेक्ट है कोई, तो ये वाला ये जो क्वेरी है अपने इस आंसर को सेटिस्फाई करती है, कोरिलेटेड क्वेरी है और अपने इस क्वेरी को सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर सी पार्ट में ध्यान से देखिए, सब क्वेरी तो दे रहा है लेकिन ये फेल हो जाएगी देखते ही। क्यों? क्योंकि ग्रुप बाय क्लोज जो होता है सब क्वेरी के अंदर परमिशेबल नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है कि आप एग्जाम में आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि आप इसको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। लास्ट देखिए, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर वेयर काउंट। पहली बात तो ये सब क्वेरी ही नहीं है, अब करेक्ट है नहीं है, अपन उसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास काफी बाकी के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने के लिए है, अपन उसके ऊपर नहीं जाते हैं। लेकिन अपन इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि ये सब क्वेरी ही नहीं है और नहीं कोरिलेटेड क्वेरी है, तो इसलिए अपना फाइनल आंसर केवल क्या रहेगा, बी रहेगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, when should you prefer a join over a subquery for combining data from two tables। यहां पर आपको मैंने बताया था कि ज्वाइन जो है सब क्वेरी के कंपेरेटिवली कब प्रेफर किया जाता है। एक बार फिर बता देते हैं, जब भी आप कोई रिट्रीव कर रहे हैं डाटास, उसमें जैसे मल्टीपल टेबल से हैं, मल्टीपल कॉलम्स के डाटाज हैं, उनको रिट्रीव करके बताना चाहते हैं 2 टेबल 3 टेबल और उनकी नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो एट दैट टाइम कंपैरिजन टू द सब क्वेरी अपन ज्वाइन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो अपन यहां देखते हैं ज्वाइन को कब प्रेफर करते हैं, व्हेन द सब क्वेरी इज कोरिलेटेड, रॉन्ग। व्हेन द सब क्वेरी सिंपल रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, इससे कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू ऑपरेटर या इन ऑपरेटर की बात नहीं हो रही है। व्हेन द क्वेरी नीड्स टू रिट्रीव द कॉलम्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स एंड परफॉर्मेंस इज कंसर्न, वेरी वेरी अप्रोप्रिएट आंसर्स। क्योंकि जब भी आप मल्टीपल टेबल से डाटा को रिट्रीव करते हैं ज्वाइन के थ्रू, परफॉर्मेंस इसकी ऑप्टिमाइज्ड होती है, तो अपन ये इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे व्हेन द सब क्वेरी इज यूज्ड इन द वेयर क्लोज विद इन ऑपरेटर, रॉन्ग हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, यानी आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी। दिस इज द बेस्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। Which of the following is an example of a scalar subquery? Scalar subquery, अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने बताया था स्केलर सबक्वेरी से क्या मतलब है। स्केलर सबक्वेरी से मतलब है सिंगल कॉलम एंड सिंगल रो रिट्रीव होनी चाहिए। सबक्वेरी के थ्रू कोई भी सबक्वेरी अगर सिंगल कॉलम सिंगल रो रिट्रीव कर रही है तो वो आपकी स्केलर सबक्वेरी
कहलाएगी। अब देख लेते हैं डेफिनेशन के हिसाब से अपने पास क्या आ रहा है। अ सब क्वेरी दैट रिटर्न्स मल्टीपल रोज, नहीं, अपने को तो सिंगल रो से मतलब है। अ सब क्वेरी दैट रिटर्न्स सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम, ये परफेक्ट आंसर है। अ सब क्वेरी यूज इन द फ्रॉम क्लोज, कोई मतलब नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ सब क्वेरी दैट डजंट रेफर टू द आउटर क्वेरी, वो सिंपल क्वेरी सब क्वेरी हो जाएगी, वो स्केलर सब क्वेरी नहीं कहलाती, वो तो सिंपल सब क्वेरी जो है वो हो जाएगी या फिर नेस्टिंग हो जाएगी। तो अपना फाइनल आंसर जो अप्रोप्रिएट है वो हो जाएगा ये। यहाँ क्या करें, यहाँ पर भी अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दो टेबल दी गई है, दो रिलेशन है, प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरी। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी आईडी, प्राइस, कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अपने को, यहाँ पर चीज समझ में आ रही है। दोनों टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी जो दिया गया है ये अपने को कॉमन दिया गया है, यानी इसका मतलब है सब क्वेरी या जॉइन के थ्रू जब लिंकअप करेंगे वो इस पार्ट के थ्रू लिंकअप होगा, ये चीज तो क्लियर कट है। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस को अपन जो है यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है ये। विच क्वेरी यूजेस अ नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी। यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, यहां जो बात कर रहा है अपने को नॉन कोरिलेटेड यानी कोरिलेटेड वाली नहीं होनी चाहिए। एक तो एग्जैक्टली टू फाइंड द प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस फाइंड आउट करना फॉर द प्रोडक्ट्स दैट है। कंडीशन क्या दी गई है, प्राइस ग्रेटर देन द एवरेज प्राइस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी नेम। बहुत अपन इसको सब क्वेरी के पर्सपेक्टिव से देखिए, आप सोचिएगा आपको टिपिकल लग रहा है तो कैसे स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी सब क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं आपको डायरेक्ट क्वेरी नहीं लिखनी है, कभी भी नहीं लिखी जाती है, नहीं मैं कभी खुद भी लिखता हूँ। पहले हमेशा सब क्वेरी लिखते हैं, इनर क्वेरी लिखते हैं, वो लिखने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर उस इनर क्वेरी को आउटर क्वेरी के साथ में लिंकअप करते हैं। हमेशा ये रहता है। मोस्ट ऑफ आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं इसमें 2 या 3 लेवल के इनर क्वेरी या सब क्वेरी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तो इजीली काम हो सकता है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर ये चीज़ क्या कह रहा है यहाँ पर। लेकिन अपने को क्वेश्चन जो देखना है वो नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरीज होनी चाहिए। अपन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ए के अंदर जो है प्रोडक्ट नेम, प्राइस, ये टेबल नेम जो दे रहा है प्रोडक्ट एलियास पी यूज कर रहा है। यहाँ पर जो सब क्वेरी है वो क्या कर रहा है, एवरेज, यानी अपने को एक तो चीज एवरेज प्राइस आनी चाहिए, एवरेज प्राइस प्रोडक्ट 2। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर कोरिलेटेड है, ये आउटर क्वेरी को जो है रेफर कर रहा है, यूज कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है ये रॉन्ग हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं रहेगा, क्योंकि क्लियर कट कह रहा है कि अपने को क्या चाहिए, नॉन कोरिलेटेड चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, यस नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट प्रोडक्ट, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम प्राइस फ्रॉम। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ज्वाइन फीचर को यूज कर रहा है। चलो पॉसिबल है, ज्वाइन हो सकता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ज्वाइन के थ्रू यूज कर रहा है। टेबल नेम है सेलेक्ट ग्रुप बाय, यानी एक चीज और है जहां पर ध्यान से देखिए, ये जो एवरेज प्राइस कैलकुलेट होगी ये कैटेगरी नेम की ग्रुपिंग करते हुए होगी, यानी जो कैटेगरी आईडी दिया गया है, कहने का मतलब ये है, यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग, कैटेगरी आईडी या कैटेगरी नेम एक ही चीज हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटेगरी आईडी कौन कौन सी दी है, 101, इन दोनों की अगर एवरेज प्राइस निकालूं तो क्या हो जाएगी, ये 1200 रुपए, ये 300 रुपए, 1200 एंड 300, टोटल कितना हो गया 1500, 1500। इनका एवरेज प्राइस निकालूं तो क्या हो जाएगा 750 रुपए, 750। उससे ज्यादा प्राइस क्या हो गया ये, यानी एक्चुअल आपके जो फाइनल आंसर आएगा जब रोज अगर आप रिट्रीव करेंगे, देखेंगे कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट करते हुए, एक तो आपका ये रो रिट्रीव होगा, सेकंड फिर क्या करेगा, इन दो का कंबाइन करेगा, 25 और 75, टोटल वैल्यू क्या होगी 100, एवरेज प्राइस क्या हो जाएगी 50। लेकिन 50 से ज्यादा वैल्यू कौन सी है 75 वाली, यानी कीबोर्ड, यानी और 3 वाला ये जो दिया गया ये सिंगल रो दी गई है, लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए, उससे ग्रेटर होनी चाहिए, ये तो खुद के इक्वल हो जाएगी, यानी ये वाला कंसीडर नहीं होगा। इसका मतलब है फाइनल आंसर जब आएगा आपके पास में, उसमें केवल ये 2 रोज होंगी, लैपटॉप वाली और कीबोर्ड वाली।
तो इसका मतलब है आपको जो ग्रुपिंग करनी है कैटेगरी आईडी या कैटेगरी वाइज करनी है, तो अपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए ये यहां पर उनको जो है ग्रुपिंग कर रहा है, लेकिन साथ में एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पे आपको यहां पर अपन जो है ज्वाइन के साथ इसको अप्लाई कर रहे हैं, ना कि एज ए सब क्वेरी यूज कर रहे हैं। अगर सब क्वेरी होता तो वहां पर ग्रुप बाय यूज नहीं होता, लेकिन ये यहां पर ज्वाइन है तो इसलिए इसके साथ में ये परमिशेबल है और ये अपने उसके हिसाब से करके करेगा। और यहां पर इसकी जो प्राइस जो है ग्रुपिंग हो गई, यहां से इसको इसकी प्राइस मिल गई, ठीक है, और यहां से कंडीशन अप्लाई करके और एवरेज प्राइस से ज्यादा करेक्ट। ये वाली क्वेरी आपकी करेक्ट है, बी वाली जो क्वेरी है ये आपकी करेक्ट क्वेरी है, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, ये ठीक है। ये क्या करेगा, प्रोडक्ट्स की एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर देगा और उसके बाद उसकी वैल्यू ग्रेटर। यहां पर ये खाली एवरेज प्राइस की बात नहीं कर रहा है, यहां पर ये बात कर रहा है कैटेगरी वाइज जो है एवरेज प्राइस, तो उस पर्सपेक्टिव से ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है यहां पर सेलेक्ट ये प्रोडक्ट, और ये फिर क्या कर रहा है यहां पर ज्वाइन कंडीशन के साथ में इसको ये यहां पर अप्लाई कर रहा है, लेकिन यहां पर जो है आपके सब क्वेरी के अंदर जो है ये इसको यूज कर रहा है, ये परमिशेबल नहीं है, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन देख रहे हैं यहां पर, ये प्रीवियस क्वेश्चन जो था 11 नंबर क्वेश्चन, उसको रेफर करते हुए है यहां पर। ये क्वेश्चन नंबर उसको रेफर करते हुए है, तो अपन उसके हिसाब से इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है, विच क्वेरी करेक्टली आइडेंटिफाइज द कैटेगरी दैट हैव एट लीस्ट वन प्रोडक्ट अबव 1000। यानी इसका मतलब क्या है, फाइंड अ क्वेरी करेक्टली दैट आइडेंटिफाइज द कैटेगरी दैट हैव एट लीस्ट। ये यहां पर अब अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, चलिए एक तो ये यहां पर ये नहीं कह रहा है कि अपने को इसको सब क्वेरी यूज करना है, कोई कंडीशन नहीं दी है, सिंपल क्वेरी की बात कर रहा है। वो किसी के थ्रू भी सॉल्व हो सकता है, सिंपल क्वेरी भी हो सकती है, कोरिलेटेड सब क्वेरी है उसके थ्रू भी। एट लीस्ट वन प्रोडक्ट प्लेस्ड अबव 1000। तो यहां पर चलिए ध्यान से देखते हैं, सेलेक्ट कैटेगरी वाइज, ये जो टेबल ले रहा है कैटेगरीज की ले रहा है, जो प्रीवियस अगर आप अपन उसमें कर चुके हैं टेबल उसका यूज कर रहा है। एग्जिस्टेंस ठीक है यहां पर, एंड फ्रॉम द एग्जिस्ट, ओके। यहां पर ये क्या करेगा, पहले अपन सब क्वेरी के अंदर चले जाते हैं, जो अपने को गिवन है इसके अंदर ये क्या कर रहा है, यह कर रहा है कि ये फाइंड आउट करेगा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इस कैटेगरी के अंदर 1000 रुपये से ज्यादा की कोई एंट्री है भी या नहीं है। अगर एक भी प्रोडक्ट उसको कम से कम मिल गया ऐसी जिसकी वैल्यू इसकी 1000 से ज्यादा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको रिट्रीव कर देगा। इसका मतलब ये आपका करेक्ट है, लेकिन ये एग्जिस्ट कमांड्स के थ्रू, एग्जिस्ट ऑपरेटर के थ्रू अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट कैटेगरी, ये तो चलो ठीक है बाद में देख लेंगे। यहां पर क्या कर रहा है, ये ज्वाइन कमांड को यूज कर रहा है, ज्वाइन कमांड को यूज कर रहा है, तो यहां पर देख लीजिए कोई इशू नहीं, कैटेगरी वाइज कर रहा है, ओके। प्राइस कंडीशन होनी चाहिए। ग्रुपिंग कैसे कर रहा है, यहां पर भी वही है, ग्रुपिंग जो हो रही है वो कैटेगरी वाइज हो रही है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ज्वाइन कमांड को यूज कर रहा है, तो इसके थ्रू भी आपका ये रिट्रीव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो कर रहा है यहां पर इन ऑपरेटर का यूज कर रहा है, देखिए करेक्ट है या नहीं है। ये यहां पर इन ऑपरेटर कर रहा है, ओके। इन ऑपरेटर के थ्रू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, जिसकी वैल्यू 1000 से ज्यादा है वो कैटेगरीज आ जाएंगी,
जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, जो 1000 प्राइस ज़्यादा वो आ जाएगी, और एक से ज़्यादा वैल्यू तो 1 बाय 1 करके मैचिंग करेगा और फाइनल आंसर है। तो ये भी करेक्ट है। यानी इसका मतलब है कि ये आपके तीनों आंसर ऊपर जो क्वेरी दी गई थी, तीनों मेथड के थ्रू आप एग्जाम में कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी जो क्वेश्चन या इस टाइप की क्वेरीज दी जाती है, आप उसके कम से कम 2-2, 3-3 मेथड से, सिंपल क्वेरी, ज्वाइन, एटसेट्रा, तो आप वो आपकी स्किल के ऊपर है कि आप उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज एन एग्जिस्ट क्लोज मोस्ट सुटेबल? ये अपन थोड़ा पहले भी कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन इसमें आंसर को थोड़ा सा अलग टाइप से पूछ रहा है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जिस्ट का पहले बता चुके हैं। एग्जिस्ट कमांड वो शो करेगा कि ओनली एग्जिस्ट, उसका जो वो जो डाटा है, वैल्यू है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, उसके मैग्नीट्यूड और वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो अपन इसको उस डेफिनेशन के हिसाब से चेक कर लेते हैं। रिट्रीविंग अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम सब क्वेरी टू कंपेयर विथ एन आउटर क्वेरी कॉलम। आउटर क्वेरी से रिट्रीविंग अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम अ सब क्वेरी टू कंपेयर विथ एन आउटर, नहीं, ये तो काम जो होता है उसका कोरिलेटेड वहां होता है, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं। चेकिंग इफ सब रिटर्न इन रो विदाउट नीडिंग द एक्चुअल, ये करेक्ट हो जाएगा। उस कोई रो रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी एक्चुअल डाटा से कोई मतलब नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है कि उसकी वैल्यू या रेंज क्या आ रही है, लेकिन वो रो रिटर्न हो रही है। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग एन एग्रीगेट कैलकुलेशन और सबसेट ऑफ डाटा, ये तो आपके एग्रीगेट फंक्शन एंड ग्रुप बाय के थ्रू आएंगे, उसके थ्रू होगा, तो इसका अपने इस आंसर से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट वन, फिल्टरिंग द रोज बेस्ड ऑन वेदर वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट रिटर्न बाय अ सब क्वेरी, ये तो अपने आपके जो है इन ऑपरेटर जो है ये उसकी बात कर रहा है। तो अपना जो फाइनल जो बेस्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ओवर अ ड्राइव टेबल? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कि कुछ स्टूडेंट्स ने किया है या नहीं किया है, पहले ये देख लीजिए। जब आप सब क्वेरीज वगैरह यूज करते हैं, आउटर क्वेरी, इनर क्वेरी, जो इनर क्वेरीज के अंदर, इनर क्वेरी जब आप यूज करते हैं या सब क्वेरी जो यूज करते हैं, उससे वो वहां से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ड्राइव टेबल की फॉर्म में होती है। ड्राइव टेबल जो होती है वो इंटरमीडिएटरी या टेम्पररी टेबल होती है, जिसकी जो है आपके डेटा डिक्शनरी के अंदर डेटाबेस में स्टोर नहीं की जाती है, लेकिन वो एक बार ही यूज होती करती है जब तक क्वेरी रन कर रही है, उसके बाद आप उसको अप्लाई नहीं करते, उसकी लाइफ एंड हो जाती है। लेकिन उसके कंपेरेटिवली जब कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस करके अपन उसको अप्लाई करते हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्रामिंग का एक पार्ट लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्वेरी का एक पार्ट यूज कर रहे हैं वहां पर, लेकिन वो आप एक बार यूज करते हैं और सब क्वेरी के अंदर वैनिश हो जाता है। लेकिन जब आप इसको कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस के थ्रू लिखते हैं, करते हैं, तो उसको नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स उसको यूज कर सकते हैं, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स वो यूज हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। यानी इसकी रीडेबिलिटी, उसकी वर्किंग को क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। अब देख लेते हैं कौन सा आंसर बेस्ट है। सिटीज कैन ओनली बी यूज रिकर्सिव क्वेरी, रिकर्सिव के लिए नहीं है। रिकर्सिव मतलब कोई भी रिकर्सिव वर्ड जो होता है, कोई भी क्वेरी यदि खुद को कॉल करती है तो उसके लिए यूज है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। ऑलवेज फास्टर देन द ड्राइव, यहाँ फास्टर या स्पीड के पर्सपेक्टिव से बात हो ही नहीं रही है। CTs improve readability and can be referred multiple times within the same query, ये this is the best answer, क्योंकि जब भी आप इसको लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, प्रोग्रामिंग वो स्टोर रहता है और उसको लेटर ऑन नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसको जनरली विद कमांड करके वहां से स्टार्ट करके लिखा जाता है। इसका लॉजिक वगैरह अभी अपने इतना जरूरत नहीं है, तो अपन उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। लास्ट वन, ड्राइव टेबल्स कांट बी अलियास्ड व्हाइल CTs, नहीं, ड्राइव टेबल जो होती है उसको भी एलियासिंग कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इन आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा C। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? यू हैव अ टेबल सेल्स, पहले यहां देख लीजिए टेबल, अपने पास में
सेल्स के नाम से एक टेबल गिवन है जिसके अंदर इसके कॉलम फील्ड क्या क्या दिए हैं, सेल आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड सेल डेट, यानी ये 4 कॉलम दिए गए सेल्स टेबल के अंदर। यू वांट टू फाइंड द प्रोडक्ट आईडी, अपने को प्रोडक्ट आईडी फाइंड आउट करना है, दैट हैड अ हायर टोटल क्वांटिटी, प्रोडक्ट आईडी सेल करना है, फाइंड आउट करना है, हायर टोटल क्वांटिटी इसकी निकालनी है, ठीक है, जो सोल्ड इन जनवरी देन इन फरवरी। यानी इसका मतलब एक चीज क्लियर कट है कि अपने को जनवरी के अंदर जितनी टोटल सेल हुई, यानी उनका सम कमांड काम में लेना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा कि जनवरी के अंदर टोटल सेल कितनी हो रही है, उसी तरीके से फेब मंथ में टोटल सेल कितनी हो रही है, उनका कंपेरिजन होगा। और अपने को जनवरी के अंदर जो सेल है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए ये ईयर 2024 के रेस्पेक्ट में। तो अपने को उसके हिसाब से बताना है इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें क्या चीज अप्लाई होगी। तो देखते हैं, पढ़ के देखते हैं क्या क्या कह रहा है इसमें। यूजिंग द टू सेपरेट सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड कंपेयरिंग द रिजल्ट्स इन एप्लीकेबल कोड। टू, इसके अंदर एक चीज देखिए, टू खाली सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखने से आपका काम नहीं होगा, आपको जो ग्रुप फंक्शन है सम उसको काम में लेना पड़ेगा और उसका कंपैरिजन होगा। तो यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड कंपेयरिंग द, वो तो ठीक है, कंपेयरिंग तो ओके, कोई इशू नहीं, सेलेक्ट स्टेटमेंट खाली लिखने से काम नहीं चलेगा, तो दिस विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट, यूजिंग अ सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट विथ मल्टीपल कोरिलेटेड, इससे कोई मतलब नहीं, इससे ये थोड़ी पता चल रहा है अपने को कि अपन उसमें समेशन वगैरह यूज कर रहे हैं, कंपेरिजन हो रहा है, नहीं। Using a union all to combine January and February sales and then filtering, union all लेंगे, जैसे union all से इससे भी अपना काम नहीं मिलेगा और इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो भी रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग सिटीज टू ड्राइव टेबल्स टू कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी फॉर ईच मंथ एंड ज्वाइनिंग, ये एक बेस्ट वे में इसने आंसर को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अपने को जो चाहिए वही चाहिए कि उसका समेशन चाहिए, टोटल क्वांटिटीज चाहिए ईच मंथ की सेपरेट, देन कंपेयर करते हुए आप उसके सिंटेक्स उसको लिखें, उसकी क्वेरीज को राइट डाउन करें, तो यही आपका इसमें बेस्ट आंसर बैठेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बहुत जल्दी अपन 20th क्वेश्चन तक आ जाएंगे। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द एम्प्लॉइज टेबल। आपको एक अलग से टेबल दी गई है यहाँ पर, जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, नेम, मैनेजर आईडी एंड सैलरी इसके फील्ड दिए गए। क्या पूछ रहा है, विच क्वेरी करेक्टली लिस्ट द एम्प्लॉइज, विच क्वेरी करेक्टली एम्प्लॉय लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज की डिटेल्स बतानी है। Who earn more than their direct manager, इसके अंदर एक तो क्लियर कट दिख रहा है, कर रहा है कि अपन सब क्वेरी और उसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इसके अंदर जो रिलेशन बताना है खुद का उसके साथ ही, यानी इसका मतलब एक चीज है कि who earn more than their managers, यानी ऐसे एम्प्लॉइज की डिटेल निकालनी है जो अपने मैनेजर से भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दी सेल्फ ज्वाइन, तो इसको ये क्वेश्चन देख के पता चला, क्योंकि आपके पास जनरली आप ज्वाइन या रिलेशन जो शो करते हैं उसमें 2 टेबल का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल सिंगल टेबल और सिंगल रिलेशन को यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है जनरली सिंगल सेल्फ ज्वाइन से रिलेटेड रहता है। हम देखते हैं कौन सा आंसर इसके अंदर अपना बेस्ट बैठ सकता है। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ये तो यहाँ से आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है ज्यादा अपने को। फ्रॉम एम्प्लॉइज, टेबल एक ही दिए, उसका एलियास यूज कर रहा है, ठीक है। ज्वाइन कर रहा है किसके साथ में, अच्छा एम, यानी एक इसने टेबल को एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से यूज कर रहा है, एक उसी टेबल को दोबारा मैनेजर्स के पर्सपेक्टिव से यूज कर रहा है ऑन, ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। मैनेजर आईडी इक्वल टू, ये कंडीशन इसलिए नेसेसरी है कि जो मैनेजर होता है वो खुद भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है, तो वहां पर ताकि वो वैल्यू क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए, अपने को मैनेजर उससे सेपरेट आउट हो जाए, बाकी जो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज है उनसे, तो उनको फिल्ट्रेशन करने में काम आएगी ये कंडीशन। और वेयर एम्प्लॉय की सैलरी मैनेजर सैलरी से ज्यादा, परफेक्ट है, ये बेस्ट है, ये इसका करेक्ट आंसर है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। काफी बार ऐसा पॉसिबल होता है कि मल्टीपल आंसर पॉसिबल होते हैं, अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी देख चुके हैं ये। सेलेक्ट ई नेम, यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी टेबल ले रहा है, टेबल एलियास यूज कर रहा है,
वेयर सैलरी है, ठीक है। अच्छा, सेल्फ, यहाँ पर जो है नॉर्मल एक सिंपल, यहाँ पर जो दिया गया था इसने इसको ज्वाइन कमांड के थ्रू किया है, ज्वाइन ऑपरेटर के थ्रू। यहाँ पर जो कर रहा है सब क्वेरी के थ्रू कर रहा है। तो सेलेक्ट मैनेजर की सैलरी आ रही है, एम्प्लॉय की सैलरी से ज़्यादा होनी चाहिए, परफेक्ट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम एम्प्लॉइज यानी यहाँ पर ई ले रहा है या एम ले रहा है, यानी एक एम्प्लॉइज के परस्पेक्टिव से, यहाँ पर है मैनेजर के परस्पेक्टिव से, परफेक्ट। तो यहाँ पर ये सब क्वेरी के, यहाँ पहले क्या करेगा, ये सब क्वेरी के थ्रू ये फाइंड आउट करेगा कि मैनेजर की सैलरी कितनी है। मैनेजर एक तो खुद एम्प्लॉय है, उसको फिल्टर कर दिया, मैनेजर की सैलरी फाइंड आउट कर ली, फिर अपने उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स निकाल रहे हैं जिनकी सैलरी मैनेजर की सैलरी से ज्यादा है, परफेक्ट। ये आपका सब क्वेरी के थ्रू है, ये आंसर भी करेक्ट है, यानी दोनों ए और बी बोथ आर करेक्ट एंड अचीव द सेम रिजल्ट। तो आपका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। नाउ शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द टिपिकल यूज केस फॉर अ नॉट एग्जिस्ट क्लोज विद द सब क्वेरी। बिल्कुल अपन प्रीवियस क्वेश्चंस कर चुके हैं, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जिस्ट के अपन 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये नॉट एग्जिस्ट का उसका इनवर्स हो जाएगा। एग्जिस्ट तो शो करता है कि वो रो एग्जिस्ट होगी या नहीं, एग्जिस्ट होगी, और नॉट एग्जिस्ट शो करेगा उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को शो करेगा। तो यहां पर अपन देख लेते हैं, फाइंडिंग द रोज इन द आउटर क्वेरी दैट हैव मैच्ड रो, नहीं मैचिंग तो होनी नहीं चाहिए। चेकिंग इफ अ सब क्वेरी रिटर्न्स नो रोज, चेक कर रहा है कि सब क्वेरी कोई रिटर्न, चेक इफ द सब, हाँ यहां पर ये चेक करेगा कि कोई सब क्वेरी कोई वैल्यू रिटर्न कर रही है रो या नहीं कर रही है। ये दिस इज द करेक्ट। थोड़ी सी लैंग्वेज को ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। रिटर्निंग ऑल द रोज, स्पेसिफिक वैल्यू इज मिसिंग, आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक जगह आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बात कर रहा है स्पेसिफिक वैल्यू की, एग्जिस्ट कमांड के अंदर या नॉन एग्जिस्ट जो कमांड है इसके अंदर वैल्यू का कोई यूज नहीं है, वैल्यू या मैग्नीट्यूड से कोई मतलब ही नहीं है। अपने को तो केवल उसकी एग्जिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, इस पर्सपेक्टिव से ये रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट एग्रीगेट डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन दैट डज मैचेस, या एग्रीगेट वगैरह उससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे अपना फाइनल आंसर बी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, यहां पर भी देखिए आपको एक टेबल दी गई, यू हैव ऑर्डर टेबल्स, ऑर्डर टेबल गिवन है जिसके फील्ड क्या है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, टोटल अमाउंट, ये 4 कॉलम दिए गए, 4 एट्रीब्यूट है। ओके, यू वांट टू फाइंड ऑल द कस्टमर्स, ठीक है, दैट हैव नेवर प्लेस्ड एन ऑर्डर इन द ईयर 2023, ठीक है, विच क्वेरी यूजिंग अ सब क्वेरी करेक्टली अचीव। ध्यान से देखिए, यहां पर 2-3 चीजें बताने लायक है। जब आप इस क्वेरी को सॉल्व कर रहे हैं तो एक तो सब क्वेरी कंसेप्ट को यूज करना है, यानी ज्वाइन से अपने को मतलब नहीं है या सिंपल क्वेरी से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जब इस क्वेरी को सॉर्ट आउट करना है तो अपने को यह देखना है कि उस कस्टमर का 2023 में कोई भी ऑर्डर नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या 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 पॉसिबल है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स, ये तो चलो उसके वहां से आगे, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। वेयर ऑर्डर डेट इक्वल टू दिस, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्वेरी सिंपल क्वेरी के थ्रू कोई इशू नहीं है, इसलिए उसकी ऑर्डर डेट जो थी यहां पर उन कस्टमर आईडी आ जाए, बट दिस इज अ सिंपल क्वेरी। अपने को सॉल्व किसके थ्रू करना है, अपने को सब क्वेरी के थ्रू करना है। इस पर्सपेक्टिव से क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, ये पहले तो देख लीजिए, सेकंड वाला सब क्वेरी है, ठीक है, आगे देखते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी, ओके, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, कस्टमर आईडी ठीक है, और साथ में क्या यूज कर रहा है, इन ऑपरेटर का, ओके। सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर डेट इक्वल टू, पहले तो क्या कर रहा है, यहां से सेलेक्ट क्वेरी, सॉरी ये जो सब क्वेरी है इसके थ्रू ये फाइंड आउट करेगा कि 2023 के अंदर कौन कौन से ऑर्डर प्लेस किए गए थे। करेक्ट है, जो प्लेस किए गए थे उनको यूज नहीं करना, सॉरी यहां पर नॉट इनका यूज हो रहा है, यानी इसका मतलब है जो प्लेस किए गए थे 2023 में, नॉट इन क्या करेगा, उन सबको
रिजेक्ट कर देगा, उन सबको रिजेक्ट कर देगा और बाकी के रिजल्ट्स आ जाएगा। इसका मतलब है बी वाला आंसर क्या है आपका, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन एक चीज का आगे एक और चीज बताएंगे, अभी बताता हूं मैं इसका करेक्टरिस्टिक फीचर। आगे देखिए, सेलेक्ट कस्टमर आईडी ऑर्डर और एग्जिस्ट, यहाँ एग्जिस्ट कमांड को यूज करते हुए कह रहा है, और साथ में को रिलेटेड सब क्वेरी को यूज। एक तो ये यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका को रिलेटेड सब क्वेरी का बेस्ट एग्जांपल है। ओके, को रिलेटेड सब क्वेरी के थ्रू ये फाइंड आउट कर रहा है कि 2023 के अंदर कोई ऑर्डर एग्जिस्ट हुआ भी था या नहीं। तो ये कम से कम अगर एक ऑर्डर भी एग्जिस्ट हुआ है यहाँ पर, यानी वो एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, अगर हो गया है उसको क्या करेगा, ये डिस्कार्ड कर देगा और उसके थ्रू फाइनल, यानी ये पॉसिबल है। अब देखिए दोनों के अंदर फर्क क्या है, दोनों के ये आपके बी भी करेक्टर से, यानी आपका फाइनल आंसर तो डी हो जाएगा एक्जैक्टली। लेकिन एक चीज का नोट डाउन कीजिए आप लोग, यहाँ पर अपन जो ये कस्टमर आईडी वगैरह ये जो दिया गया है, ये इन कमांड या नॉट इन कमांड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपका नल नहीं होना चाहिए, ये जो है नल नहीं होना चाहिए यहाँ पर, बस ये फर्क है। अगर ये एग्जिस्ट जब कमांड ये वाला जो काम में लेते हैं, ये नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ये नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। क्या कह रहा है, व्हाट इज द ड्राइव टेबल इन एसक्यूएल। ड्राइव टेबल से मतलब है जो सब क्वेरी के अंदर जो टेबल काम में ले रहे हैं, सब क्वेरी वाला पार्ट जो काम में ले रहे हैं, या इनर क्वेरी का जो पार्ट काम में ले रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ड्राइव टेबल या इनर क्वेरी या सब क्वेरी जो होती है, ये टेम्पररी टेबल होती है जो डेटा डिक्शनरी के अंदर डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर नहीं होती है। जब तक क्वेरी एग्जिस्ट कर रही है तब तक वो सर्वाइव करेगी, जैसे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, कर जाएगी, उसका काम खत्म हो जाएगा, इसकी लाइफ वैनिश हो जाएगी, ये समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, फिजिकल टेबल स्टोर्ड ऑन द, जो परमानेंट टेबल होती है फिजिकल, वो स्टोर होती है डेटा डिक्शनरी में, तो ये तो फिजिकल टेबल है ही नहीं, टेम्पररी टेबल, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये टेम्पररी अननेम्ड रिजल्ट सेट क्रिएटेड बाय सब क्वेरी, ये करेक्ट है इसका। अ टेबल क्रिएटेड यूजिंग क्रिएट टेम्पररी, नहीं, इसको अपन उसके थ्रू क्रिएट नहीं करते हैं, इसको अपन सब क्वेरी में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। सब क्वेरी सेलेक्ट स्टेटमेंट वगैरह लिख के डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। अब व्यू नहीं, व्यू कमांड अलग है, यहाँ व्यू की जरूरत नहीं है, व्यू बनता है, लेकिन यहाँ पर अपन उसको उस सेंस में यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा बी। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यू हैव टेबल ट्रांजेक्शंस विद द, ट्रांजेक्शंस के नाम से टेबल है, ट्रांजेक्शन आईडी, अकाउंट आईडी, अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट, ये 4 फील्ड उसके दिए गए हैं। ओके, यू वांट टू फाइंड द अकाउंट आईडी एंड द ट्रांजैक्शन आईडी, यानी अपने को अकाउंट की आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी, यानी किसी भी बैंक के अंदर जो अकाउंट नंबर होता है और उसका जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये उससे रिलेटेड बात कर रहा है। ऑफ द लेटेस्ट ट्रांजैक्शन, जो बिल्कुल करंट में लास्ट के अंदर किसी भी अकाउंट होल्डर का हुआ है, जो लेटेस्ट करंट ट्रांजैक्शन हुआ है, फॉर ईच अकाउंट होल्डर। ओके, विच क्वेरी अचीव दिस यूजिंग अ सब क्वेरी, यानी अपने को ये बताना है सब क्वेरी के थ्रू राइट डाउन करते हुए अपन कौन सा इसके अंदर अपना आंसर जो है बेस्ट बैठ सकता है, चेक करते हैं। यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर ध्यान से देखिए, ये सेलेक्ट T1, यहाँ पर यानी टेबल एलियास फीचर को यूज कर रहा है। सेलेक्ट अकाउंट आईडी एंड ट्रांजैक्शन फ्रॉम, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, और ट्रांजैक्शन और इसका नेम जो दे रहा है T1। ओके, वेयर टी ट्रांजैक्शन डेट, ओके, ट्रांजैक्शन डेट के थ्रू लेटेस्ट डेट रिट्रीव करने की कोशिश करेगा। जो लेटेस्ट डेट आएगी वो मैक्स कमांड के थ्रू रिट्रीव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फिर उसको यूज करेगा। ओके, इसने फिर टेबल एलियास यूज किया T2, यहाँ पर ओके, तो ये पर्टिकुलर जो है उस डेट के जो है अकाउंट, उस डेट जो है उस अकाउंट से रिलेटेड आ जाएगी, और फिर उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस और अकाउंट की जो डिटेल्स है जो मैच हो जाएगी। करेक्ट है, ये वाला आपका करेक्ट इसका कमांड है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट अकाउंट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन डेट। ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगी, सारे वो आ जाएगी।
लेकिन ग्रुप जो करेगा वो ट्रांजैक्शन आईडी के ब्याह पे करेगा। लेकिन इससे ये होगा कि अपनी जो ग्रुपिंग जब करेंगे उसके थ्रू अकाउंट आईडी के ब्याह पे, तो जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हुए हैं किए वो सारे आ जाएंगे उसके पर्टिकुलर डेट। आपको फिल्टर होके तो मिलेगा नहीं, इसके मतलब ये जो क्वेरी है रॉन्ग हो जाएगी। सी देखिए, लिमिट ये ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ऑर्डर बाय ठीक है, डिसेंड। लेकिन ये कमांड क्या करेगा, ये यहाँ पर ओनली उसका सिंगल रिकॉर्ड ही देगा। लेकिन लेटेस्ट ट्रांजैक्शन जो हुआ है पर्टिकुलर डेट में, वहां पर अगर एक ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गए हैं लास्ट मोमेंट पे, तो उनको डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। इस पर्सपेक्टिव से ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देख लीजिए, सेलेक्ट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ठीक है फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेट। ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पर ये जो इनर क्वेरी है आपकी, ये लेटेस्ट ट्रांजैक्शन यानी आपकी लेटेस्ट डेट डिस्प्ले कर देगी। लेटेस्ट डेट या जो करंट डेट पे जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन सबको डिस्प्ले कर देगा यहाँ पर। उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, उससे क्या करना, अपने को तो उस पर सारे ट्रांजैक्शन नहीं देखने हैं उसके। यानी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और वीडियो जो हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।